हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनू में मैं एनू आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, ये आपकी क्लास 7 की एनसीईआरटी की एसएसटी की यानी कि सोशल स्टडीज़ की क्लास है, और जिसमें हम अपना 7th क्लास की एसएसटी कर रहे हैं। और इसमें हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि हमारे 4 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। जिसमें स्टार्टिंग के जो 3 लेसन हैं वो हमारे ज्योग्राफी से रिलेटेड थे, क्योंकि ये मैं आपको लेटेस्ट बुक करा रही हूँ 2025 की, जो कि नई शिक्षा नीति के दौरान या नई शिक्षा नीति की वजह से एनसीईआरटी ने अपना ये पूरा चेंज कर दिया है। तो ये उन्होंने पूरी एक कंबाइंड बुक कर दी है एनसीईआरटी ने। तो ये एक कंबाइंड बुक आपकी चलती है अब। तो ये आपकी लेटेस्ट वाली बुक है जो मैं आपके साथ में साझा कर रही हूँ, मतलब आपके साथ इसको शेयर कर रही हूँ मैं। तो ये बुक हम कवर कर रहे हैं, और चैप्टर नंबर 4 से आपका हिस्ट्री शुरू हो चुका है। तो आज हम करने वाले हैं लेसन नंबर अपना 5। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी कि स्टडी विद एनू पे नए हैं तो स्टडी विद एनू को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सारा का सारा आपको ईज़िली अवेलेबल हो सके। ठीक है, इसके साथ साथ मैं एक जानकारी आपको और देना चाहती हूँ कि आपकी क्लास जो है ना, ये आपकी क्लास, ये वाली क्लास आपकी 1 बजे आती है दोपहर को डेली। तो आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड हो रही हैं, एक भी दिन आपकी क्लासेस का गैप नहीं हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा टाइमिंग बता देती हूँ आपको। मैं आपको सुबह एक 8 बजे क्लास देती हूँ जिसमें मैं अभी भी गला थोड़ा सा खिंच है, जिसमें मैं आपको एक दिन पॉलिटिकल साइंस देती हूँ और एक दिन मैं आपको हिस्ट्री देती हूँ। ठीक है, और ये थोड़ा चेंज हो जाता है। वैसे ज़्यादातर सुबह मॉर्निंग में कोशिश यही करती हूँ कि एक दिन पॉलिटिकल मिले और एक दिन हिस्ट्री, नहीं तो कभी कभी ज्योग्राफी भी हो जाता है। वैसे तो मेरा यही रहता है कि मैं टाइमिंग चेंज ना करूँ, लेकिन कभी कभी मुझे खुद याद नहीं रहता और मैं शायद गड़बड़ कर देती हूँ। वैसे मुझे पता नहीं है कि मैंने अभी तक गड़बड़ की है कि नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो सुबह 8 बजे मैं आपको एक दिन पॉलिटिकल की क्लास दे रही हूँ और एक दिन हिस्ट्री की दे रही हूँ। तो इसमें क्या दे रही हूँ मैं, इसमें आपको मैं एनसीईआरटी ही दे रही हूँ, लेकिन ये ऐसे इस तरह से नहीं दे रही हूँ। ये एनसीईआरटी सार है आपकी यूथ कंपटीशन की बुक 2025 की, जिसमें हम जितने भी अब तक के एग्ज़ाम्स में जो एनसीईआरटी से बेस्ड जो भी क्वेश्चन आए हैं टॉपिक वाइज, वो सारे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। तो एक दिन मैं पॉलिटिकल साइंस के आपको क्वेश्चंस कराती हूँ, वो बुक कराती हूँ, और एक दिन मैं आपको एनसीईआरटी सार यूथ कंपटीशन की हिस्ट्री की बुक कराती हूँ। ठीक है, तो और हम अकबर तक पहुँच चुके हैं हिस्ट्री में, और पॉलिटिकल साइंस में भी हम इसी तरह से आगे बढ़ चुके हैं काफ़ी। और 1 बजे आपका ये वाली बुक क्लास आती है, ये जो मैं अभी करा रही हूँ आपको 7th क्लास की एनसीईआरटी, ये इस तरह से आती है। ये प्रॉपर आपकी एनसीईआरटी की जो बुक क्लास में चल रही है ये वो वाली आती है क्लास आपकी। ठीक है, इसके साथ साथ मैं शाम को 6 बजे एक वीडियो और आपको देती हूँ, एक क्लास और आपको देती हूँ, जिसमें मैं एक दिन इकोनॉमिक्स कराती हूँ और एक दिन मैं ज्योग्राफी कराती हूँ। ठीक है, ये भी आपकी एनसीईआरटी आती है, ये वाली सार एनसीईआरटी सार आती है, ये दोनों सेम है। ठीक है, एनसीईआरटी सार आती है यूथ कंपटीशन की। तो इस तरह से आपको 3 वीडियो मैं प्रोवाइड करा रही हूँ। जल्दी मैं थोड़ा सा बीच में समय निकाल के या कोशिश करूँगी आपको 4 वीडियोस प्रोवाइड कराने के, या फिर मैं लाइव के माध्यम से आपको करंट का भी वीडियो एक देने वाली हूँ। जैसे कि आपको पता है कि पीसीएस का एग्ज़ाम लगा हुआ है अभी 12 तारीख को, तो जितने भी लोग पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी ये क्लासेस यूज़फुल है। और हो सकता है एक सेकेंड मैं पानी पी लूँ थोड़ा। हो सकता है कि एग्ज़ाम की वजह से मेरा 1-2 दिन क्लास ना हो, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा, या हो सकता है मैं कंटिन्यू भी रखूं, तो वो
समय पे निर्भर करेगा, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए मैं भी जाने वाली हूँ। तो हालांकि प्रिपरेशन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम देने ज़रूर जाइए। मैं आप सबसे कहूँगी प्रिपरेशन हो या ना हो, पर एग्ज़ाम देने ज़रूर जाइए। एग्ज़ाम देने से हमें पैटर्न पता चलता है, क्वेश्चंस किस तरह से आ रहे हैं वो हमें पता चलता है। और इस समय आप देख रहे हो धड़ाधड़ एग्ज़ाम हो रहे हैं, और अभी हमें LT ग्रेड और प्रवक्ता का भी एग्ज़ाम देना ही है, तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो थोड़ा पैटर्न भी पता रहेगा, इस समय करंट कैसा आ रहा है उसका भी हम थोड़ा सा नॉलेज रखेंगे। इसलिए एग्ज़ाम सारे दीजिए, जो भी आपके पहुंच में हैं, जो भी आपके एज के मुताबिक हैं, जो आपके सब्जेक्ट के हिसाब से जो भी कॉम्बिनेशन आपका बनता है, जो भी एग्ज़ाम आप भर पाते हैं, जो भी फॉर्म भर पाते हैं, वो सारे एग्ज़ाम्स देने की कोशिश करिए, ठीक है। और ईश्वर ने चाहा तो निकलेंगे भी एग्ज़ाम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, काफ़ी टाइम मैंने ले लिया आपका। मैंने आपको शेड्यूल बता दिया है। सुबह 8 बजे पढ़िए आराम से, दोपहर को 1 बजे पढ़िए और शाम को 6 बजे पढ़िए। वीडियो ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, बस टॉपिक ख़त्म। ये तो मैं 30-30 मिनट के देती हूँ, ऊपर का वीडियो और नीचे वाला वीडियो। ये NCERT वाला जो ये क्लास चलती है, ये थोड़ा सा अपना जब लेसन क्योंकि पूरा कंप्लीट कराती हूँ मैं, तो उतना टाइम लग जाता है जितना लगना होता है। तब भी 1 घंटे के अंदर ही ख़त्म हो जाता है ये भी क्लास हमारी, ठीक है। तो शुरू करते हैं साम्राज्यों का उदय से। स्टार्ट करने से पहले स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। स्टार्ट करें। जन विहीन देश नहीं हो सकता और देश विहीन राज्य नहीं होता है। ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है, और ये कौटिल्य जी के द्वारा ही लिखा गया है कि जन विहीन देश नहीं हो सकता और देश विहीन राज्य नहीं होता, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं भाई, बिहार की बराबर पहाड़ियों में स्थित शैलकृत गुफा। तो बिहार में भाई बराबर की पहाड़ियाँ हैं जिनमें शैलकृत गुफा बनी हुई है। अब इस लेसन में हमें क्या क्या मिलेगा, साम्राज्य क्या होता है, साम्राज्यों का उदय कैसे हुआ, उन्होंने भारतीय सभ्यता को कैसे आकार दिया, राज्य से साम्राज्य बनने में कौन कौन से तत्व सहायक हुए, 6वीं शताब्दी सामान्य संवत पूर्व से 2वीं शताब्दी सामान्य संवत पूर्व तक का जीवन कैसा था, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। और कल वाले लेसन में हमने महाजनपद को पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। महाजनपद हमने कल पढ़े थे, 16 महाजनपद, ठीक है। अब देखो ये चित्र दिया हुआ है, ये चित्र है पाटलिपुत्र का एक कलात्मक चित्रण है जो वर्तमान पटना के समीप स्थित है। तो पाटलिपुत्र इस समय कहाँ पर है, इस समय पटना में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अब यहाँ पे एक स्टोरी दी है कि भविष्य और ध्रुव अत्यंत आनंदित थे। उन्होंने अपने नवीन यंत्र इतिहास को सक्रिय किया था, जो उन्हें अतीत में ले जाने वाला एक काल यंत्र था। अपने इतिहास के अध्याय में संकेत ग्रहण कर उन्होंने अपनी प्रथम यात्रा के लिए पाटलिपुत्र भ्रमण का निश्चय किया, और वे जानते थे कि यह नगर वहीं स्थित था जहां आधुनिक पटना है, ठीक है। तो ये देखिए पाटलिपुत्र नगर की संरचना दी हुई है ये। चलिए अब आप पढ़ना शुरू करते हैं। तो वो दोनों क्या करते हैं, महानगर पहुंच जाते हैं। तो महानगर की सीमा पर उतरते ही कुछ विस्मय से उन्होंने एक बालिका को एक घुड़सवार से वार्तालाप करते देखा। जो चित्र हमने देखा था उसकी बात हो रही है, जो विचित्र वस्त्रों में था। घुड़सवार के चले जाने के बाद बालिका इनकी ओर मुड़ी और इन्होंने उसका नाम पूछा। मेरा नाम ईरा है, मैं कान्हा दास की पुत्री हूँ जो एक लोहार हैं। पाटलिपुत्र में आपका स्वागत है। आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई ईरा। हमारे नाम भविष्य और ध्रुव हैं। धीरे बोलो, क्या तुम उन सैनिकों को देख रहे हो जो आगे बढ़ रहे हैं? वे पड़ोसी राज्य के विरुद्ध युद्ध लड़ने जा रहे हैं, जो हमें निरंतर संकट में डालता है। हमारे राजा जब तक संभव हो युद्ध से बचते हैं, परंतु आवश्यकता होने पर अपनी प्रजा की रक्षा भी करते हैं। जिन तलवारों की ये सैनिक ले जा रहे हैं, उनमें से कई तलवारों को गढ़ने में मेरे पिता ने सहायता की है, और मेरे काका उन सैनिकों में से एक हैं। मैं तो उन्हें विदा करने आई थी, मुझे नहीं ज्ञात कि वे कब लौटेंगे, ठीक है। वे तीनों उस सेतु की ओर देखते हैं जिसमें से होकर सैनिकों का एक विशाल समूह नगर से बाहर जा रहा है। कुछ सैनिक अश्वों पर सवार हैं और सेना के प्रमुख हाथियों पर विराजमान हैं। इसके पश्चात तीनों बच्चे उसी सेतु से नगर में प्रवेश करते हैं।
ये किस प्रकार का सेतु है? भविष्य ने पूछा। क्या इसके नीचे नदी है? ये सेतु हमारी सुरक्षा करता है, इरा ने समझाया। जब भी नगर पर आक्रमण का संकट होता है तब इसे ऊपर उठा लिया जाता है। ये नदी नहीं है बल्कि एक गहरी खाई है। जब यह चल सेतु यानी कि ड्रॉब्रिज उठा लिया जाता है तब दुर्ग तक पहुंचना अत्यंत कठिन हो जाता है। क्या तुम दूर स्थित पर्वतों पर वनों को देख रहे हो? ये हमें इमारती लकड़ियाँ, औषधियाँ और बहुमूल्य संसाधन प्रदान करते हैं। सेना के लिए हाथी भी वहीं से पकड़े जाते हैं और प्रशिक्षित किए जाते हैं। उस पर्वत में वह खुला हुआ भाग क्या है? ध्रुव ने पूछा। वो एक गुफा है। हमारे राजा उसे भिक्षुओं के लिए बनवा रहे हैं। मुझे आशा है कि जब इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा हम वहाँ जा सकेंगे। वे पाटलिपुत्र में घूमते हुए उसकी भव्यता निहारते हैं। ऊंची काष्ठ प्राचीरें जिन पर प्रहरी मीनारें, भव्य राजमहल, भवन और जीवंत सड़कें हैं। इरा एक चहल पहल वाले बाजार की ओर संकेत करती है जहां दूर देशों से व्यापारी आए हुए हैं। प्रस्थान से पूर्व आपको हमारे मुख्य बाजार का भ्रमण अवश्य करना चाहिए। हमारे महाराज समस्त दिशाओं से आने वाले यात्रियों का स्वागत करते हैं, अतः यहाँ आपको चीन के रेशमी वस्त्र, दक्षिण भारत से आए मसाले एवं बहुमूल्य रत्न तथा विभिन्न क्षेत्रों के उत्तम वस्त्र सब कुछ मिलेगा। पाटलिपुत्र में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। वे लोग वहाँ क्या रह रहे हैं? ध्रुव ने पूछा। ओह, वे सड़कों पर कला दिखाने वाले नट एक्रोबैट हैं। ये लोग मानव स्तंभ बनाते हैं, गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं या लघु नाटक प्रस्तुत करते हैं ताकि जन सामान्य का मनोरंजन हो सके। कभी कभी ये हमारे राजा के समक्ष भी प्रदर्शन करते हैं। तुम्हारे महाराज अत्यंत शक्तिशाली प्रतीत होते हैं, भविष्य ने कहा। क्या वे केवल पाटलिपुत्र के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते हैं? उससे भी कहीं अधिक, इरा ने उत्तर दिया। वे नगर से बाहर बहुत दूर तक एक व्यापक क्षेत्र पर शासन करते हैं। असंख्य ग्राम, नगर और जनपद उनके अधीन हैं। मेरे काका ने मुझे बताया था कि घोड़े पर यात्रा करके राज्य की सीमा तक पहुंचने में लगभग 2 माह का समय लग जाता है। ये तो केवल एक राज्य से कहीं अधिक विशाल प्रतीत होता है। आप इसे क्या कहती हैं? इसे साम्राज्य कहा जाता है, इरा ने गर्व से कहा। अब बात करते हैं कि साम्राज्य क्या होता है। ठीक है, तो स्टोरी हमने देख ली, अब हम आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, तो एम्पायर, साम्राज्य शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इम्पेरियम शब्द से हुई है। किससे हुई है भाई? इम्पेरियन शब्द से। ठीक है, जिसका अर्थ है सर्वोच्च सत्ता। साम्राज्य अनेक छोटे छोटे राज्यों अथवा क्षेत्रों का एक संघ होता है। प्रायः इन छोटे छोटे राज्यों को जीतकर उन पर एक शक्तिशाली शासक या शासक समूह शासन करता था। यद्यपि इन छोटे क्षेत्रों में अपने अपने राजा होते थे, किंतु वे सभी सम्राट के अधीन होते थे। सम्राट अपनी राजधानी से, जो सामान्यतः आर्थिक तथा प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होती थी, संपूर्ण साम्राज्य का शासन चलाता था। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में सम्राट के लिए प्रयुक्त शब्द इस बात को स्पष्ट करते हैं, जैसे सम्राट, सम्राट जिसका अर्थ है सर्वोच्च शासक। ठीक है, अधिराज या अधिपति तथा राजाधिराज अर्थात राजाओं का राजा। भारतीय इतिहास साम्राज्यों से परिपूर्ण रहा है। वे अस्तित्व में आए, विस्तृत हुए, कुछ समय तक बने रहे, फिर उनका पतन हुआ और वे अंततः वे लुप्त हो गए। वस्तुतः अंतिम साम्राज्य जिसने उस महाद्वीप पर शासन किया वो एक शताब्दी पूर्व एक अस्तित्व में था, परंतु ये समय उस पर चर्चा करने का नहीं है। हम अतीत से आरंभ करते हैं जिससे ये समझ सके कि प्राचीन काल में साम्राज्य किस प्रकार कार्य करते थे और उन्होंने भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति को कितनी गहराई से प्रभावित किया। साम्राज्य की विशेषताएं, तो ये सम्राट को अपने अधीन राज्यों एवं राज्यों पर केंद्रीय प्रभुता। ठीक है, तो भाई ये देखो, अधीन राज्यों और राजाओं पर नियंत्रण, साम्राज्य विस्तार या बाह्य आक्रमणों से रक्षा हेतु सेना रखना, शासन संचालन हेतु प्रशासनिक तंत्र का निर्माण एवं संचालन, क्षेत्रों के प्रबंधन, कर संग्रह, विधि व्यवस्था बनाए रखने इत्यादि के लिए अधिकारियों की नियुक्ति। ठीक है, ये वाला हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, संचार तंत्र, राजमार्ग, नदी, नौवाहन एवं अन्य लोकहितकारी संरचनाओं का निर्माण जिससे प्रशासन, व्यापार एवं जनकल्याण सुचारू रूप से चल सके। ठीक है, नीचे चलते हैं।
कला, साहित्य, धर्म, दर्शन तथा ज्ञान केंद्रों को प्रोत्साहन, संसाधनों, खनिज, वन, कृषि उत्पाद, जनशक्ति का नियंत्रण व उनका विनियमन, विधि निर्माण, मुद्रा निर्गत, मापतोल की मानक प्रणाली की स्थापना तथा व्यापार का नियमन। आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः सम्राट स्थानीय राजाओं या प्रमुखों को अपने प्रति निष्ठा तथा भेंट के बदले अपने क्षेत्रों का प्रशासन करने की अनुमति देते थे। ठीक है, प्रशिक्षित सेनाएं हैं, ये देखिए, पड़ोसी राज्यों को जीतने, उन पर नियंत्रण स्थापित करने तथा साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा करने हेतु भेजी जाती थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों जैसे साम्राज्य की सीमाओं पर दुर्गयुक्त नगर, बस्तियां निर्मित किए जाते थे। ठीक है, चित्र में देख सकते हो। साम्राज्य विस्तार हेतु कोई राज्य सर्वप्रथम अपने सीमावर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण कर उन्हें विजित करने का प्रयास करता था। देखो यहाँ पर आक्रमण हो रहा है, युद्ध हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शासक नदियों तथा व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण करने का प्रयास करते थे, क्योंकि इससे उन्हें मूल्यवान संसाधनों पर अधिकार के साथ साथ व्यापार से कर राजस्व भी प्राप्त होता था। ठीक है, आप इधर देख सकते हो। जब अनेक लघु राज्यों में प्रभुत्व के लिए संघर्ष होता था, तब जिस राज्य के पास प्रबल सैन्य बल था तथा अधिशेष संसाधन होते थे, वो अंततः सार्वभौम अधिपति बनता था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। व्यापार, व्यापारिक मार्ग तथा श्रेणियाँ, गिल्ड्स। दूरस्थ क्षेत्रों में सैन्य अभियान संचालित करना जितना सरल प्रतीत होता है, वास्तव में उतना सरल नहीं होता। एक सेना का संचालन अत्यंत व्यवसाध्य होता है। सैनिकों को भोजन, वस्त्र, शस्त्र तथा वेतन देने की आवश्यकता होती है। हाथियों तथा घोड़ों का पालन पोषण करना पड़ता है, सड़कों, नौकाओं का निर्माण करना पड़ता है इत्यादि। इन सभी कार्यों को संपन्न करने हेतु पर्याप्त आर्थिक सामर्थ्य, श्रमिकों पर नियंत्रण तथा संसाधनों तक पहुँच आवश्यक होती है। अब हम ये बात समझ सकते हैं कि आर्थिक गतिविधियाँ, विशेषकर उत्पादन तथा व्यापार, किसी साम्राज्य को बनाए रखने के लिए एवं प्रजा की समृद्धि और जीवन की गुणवत्ता के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये प्रत्येक सुशासक के चिंतन का विषय होना चाहिए। अतः संपूर्ण साम्राज्य में तथा इसके बाहर भी व्यापारिक वर्गों की स्थापना एवं नियंत्रण अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा तथा विविधता में वृद्धि होती है, जिससे उत्पादकों की आय तथा शासकों के स्वरूप में वृद्धि होती है। प्राचीन भारत के संदर्भ में विचार करें तो उस काल में व्यापार की प्रमुख वस्तुएं क्या रही होंगी। साहित्यिक ग्रंथों एवं पुरातात्विक उत्खननों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि वस्त्र, सुगंधित पदार्थ, कृषि उत्पाद, रत्न, हस्तशिल्प की वस्तुएं एवं विविध पशु प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं थी। ये व्यापार केवल भारत तक सीमित नहीं था। अनेक भारतीय वस्तुएं स्थल मार्ग एवं जलमार्ग से दूरस्थ देशों तक जाती थी। अधिकांश स्थितियों में व्यापारी पृथक रहकर अपना व्यापार नहीं करते थे। उन्होंने शीघ्र ही ये अनुभव किया कि सामूहिक रूप से कार्य करना अधिक लाभकारी होता है और इसी से श्रेणियों यानी कि गिल्ड्स का विकास हुआ। श्रेणियाँ व्यापारियों, शिल्पकारों और शाहूकारों तथा कृषकों के प्रभावशाली संगठन होते थे। उपलब्ध प्रमाणों के अनुसार प्रत्येक श्रेणी में एक प्रमुख जो सामान्यतः निर्वाचित होता था तथा कुछ कार्यकारी अधिकारी होते थे, जिनमें सभी प्रकार के नैतिक गुण अपेक्षित थे। दो कारणों से व्यापारी श्रेणियां एक विशिष्ट संस्था के रूप में मानी जाती थी। प्रथम, वे ऐसे लोगों को एकत्र करती थी जो परस्पर प्रतिद्वंदी नहीं अपितु सहकर्मी बन जाते थे। उन्होंने समझ लिया था कि संसाधनों, बाजार की सूचनाओं, मांग आपूर्ति की स्थिति, श्रमिक व्यवस्था आदि का परस्पर साझाकरण सभी के लिए लाभकारी होता है। द्वितीय, जैसा कि एक प्राचीन ग्रंथ में कहा गया कि कृषक, व्यापारी, पशुपालक, साहूकार एवं शिल्पकार सभी अपने अपने वर्ग हेतु नियम बनाने में स्वतंत्र होते थे। दूसरे शब्दों में, श्रेणियों को अपने आंतरिक नियमों का निर्माण करने की स्वतंत्रता प्राप्त थी और राजा इसमें हस्तक्षेप नहीं करता था। और वो ऐसा करता भी क्यों, जब व्यापार फल फूल रहा हो। ठीक है, अब आगे का हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इस चित्र को देख लेते हैं। तो ये लगभग 5000 सामान संवत पूर्व के पश्चात कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग तथा उन पर अंकित महत्वपूर्ण नगर, उत्तरापथ और दक्षिणापथ पर विशेष ध्यान दें। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो
ये गंगा का मैदानी भाग यहाँ पर है फिर पूरा, ठीक है। और ऊपर चले तो उत्तरापथ आप देख सकते हो, यहाँ तक्षशिला से शुरू है आपका उत्तरापथ। एक सेकेंड, ये तक्षशिला से आपका उत्तरापथ शुरू है। शिवपुरी, हस्तिनापुर, मथुरा, हाँ, और ये काशी, राजगृह, ताम्रदीप्ति और ये चंपा, पाटलिपुत्र, वैशाली, काशी, श्रावस्ती, हस्तिनापुर, ये कवर कर रहा है उत्तरापथ, ठीक है। आपका दक्षिणापथ कौन सा है? तो दक्षिणापथ ये येलो वाला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका दक्षिणापथ है। कौशाम्बी, उज्जैनी वाला क्षेत्र, ठीक है, ये आपका दक्षिणापथ में आता है, ठीक है। यहाँ पे देखो द्वारका है, बरुक्ष है, सोपारा, प्रतिष्ठान, स्वर्णगिरी, ठीक है। यहाँ पे देखो कलिंग नगर है, ये इस तरह से। तो ये पूरा दक्षिणापथ और उत्तरापथ दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें यहाँ से पढ़ना है। श्रेणियाँ भारत के विशाल भूभाग पर विस्तृत थीं और अनेक शताब्दियों तक विद्यमान रहीं। जब वे औपचारिक रूप से समाप्त हो गईं, तब भी वे भारतीय व्यापार और वाणिज्य की गतिविधियों को प्रभावित करती रहीं और ये प्रभाव आज भी भारत के व्यापार और व्यवसाय में देखा जा सकता है। ये संस्था भारतीय समाज के स्वसंगठित होने की अद्भुत क्षमता का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्राचीन ग्रामीण इकाई जिसमें विविध समितियाँ एवं परिषदें होती थी, इस व्यवस्था का अन्य उदाहरण है। वस्तुतः कोई भी प्रबुद्ध शासक तभी श्रेष्ठ कहलाता था जब वो स्थानीय संस्थाओं को स्वायत्त रूप से कार्य करने दे और यदि ये संस्थाएं संतोषजनक रूप से कार्य कर रही हों तो उसमें हस्तक्षेप ना करे, ठीक है। व्यापारिक मार्गों के प्रांचित का अवलोकन ये बच्चों के लिए। चलो देखते हैं आगे मगध का उदय, ठीक है। तो 6ठी से चौथी शताब्दी सामान्य संवत पूर्व का काल उत्तर भारत में परिवर्तन का समय था। इससे पूर्व हम महाजनपदों, उत्तर तथा मध्य भारत के बड़े गणराज्यों और उनकी सभा व्यवस्थाओं को संक्षेप में अध्ययन कर चुके, ठीक है। हमने इससे पहले वाले लेसन में यही पढ़ा था। इन्हीं में से एक था मगध। आधुनिक दक्षिण बिहार और उसके आसपास का क्षेत्र मगध कहलाता था, जो एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में उभरा। कई राज्यों का विलय कर भारत के प्रथम साम्राज्य की नींव का आधार बना। प्रारंभिक शक्तिशाली राजाओं में अजातशत्रु का नाम उल्लेखनीय है, जिसने मगध को शक्ति के केंद्र के रूप में स्थापित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसे अनदेखा ना करें। तो विश्व के 2 महान धार्मिक व्यक्तित्व सिद्धार्थ गौतम, जो आगे चलकर बुद्ध, तथा वर्धमान, जो महावीर के नाम से प्रसिद्ध हुए, ठीक है, दोनों ही मगध सम्राट अजातशत्रु के समकालीन थे, ठीक है। इनकी शिक्षाओं को पुनः पढ़ने हेतु कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक की भारत की संस्कृति पढ़ें। तो मैंने क्लास 6 की आपको कंप्लीट करा दी है, ठीक है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मगध साम्राज्य संसाधनों से समृद्ध गंगा के उपजाऊ मैदानों में स्थित था, ठीक है। कहाँ स्थित था? गंगा के उपजाऊ मैदानों में, जहाँ उपजाऊ भूमि, प्रचुर मात्रा में इमारती लकड़ी प्रदान करने वाले वन तथा हाथी जैसे महत्वपूर्ण पशु थे। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि लौह धातु का उपयोग कृषि एवं युद्ध कलाओं सहित अन्य तकनीकी परिवर्तनों का प्रमुख कारण बना। निकट के पर्वतीय क्षेत्रों से प्राप्त लौह अयस्क एवं अन्य खनिज संसाधन मगध साम्राज्य के विस्तार में अत्यंत सहायक सिद्ध हुए। लोहे के हल द्वारा भूमि की जुताई से कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई और हल्के व तेज धार वाले लोहे के शस्त्रों से सेना ने युद्ध क्षमता को अधिक सशक्त बनाया, ठीक है। ये चित्र देख लेते हैं हम। तो उत्तर भारत के नगर कुशीनारा, जो कि आधुनिक कुशीनगर की घेराबंदी करते तथा युद्ध करते हुए पैदल, घुड़सवार और हाथियों पर सैनिकों को दर्शाती सांची के स्तूप की विस्तृत पट्टिका। इसका उद्देश्य बुद्ध के अवशेषों को पुनः प्राप्त करना था। पट्टिका के बाएं भाग में एक हाथी पर इन्हें ले जाते हुए दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पर देख लो आप, इस तरफ, यहाँ ये वाला जो चित्र है आपका, ये वाला, इस पर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ महापद्मनंद का चांदी का एक आहत सिक्का है, ठीक है। तो महापद्मनंदन ने भी चांदी के आहत सिक्के चलाए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अधिशेष, सरप्लस। अन्य उत्पाद ने अधिक लोगों को कला और शिल्प की ओर उन्मुख होने का अवसर प्रदान किया।
इनकी मांग साम्राज्य के भीतर और बाहर दोनों ही जगह थी। गंगा तथा सोन नदियों से व्यापार को भौगोलिक लाभ मिलता था, क्योंकि इनका उपयोग यातायात के लिए किया जा सकता था। फलते फूलते व्यापार ने राज्य की आय में वृद्धि की तथा मगध के उत्थान में योगदान दिया। 5वीं शताब्दी सामान्य संवत पूर्व के लगभग महापद्मनंद मगध में प्रमुखता से उभरे और उन्होंने नंद वंश की स्थापना करी। तो नंद वंश की स्थापना किसने करी है? महापद्मनंदन ने करी है, ठीक है, महापद्मनंद ने। उन्होंने छोटे छोटे राज्यों को सफलतापूर्वक संगठित किया तथा अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तरी और पूर्वी भारत में किया। जैसे जैसे उनकी अर्थव्यवस्था समृद्ध हुई, उन्होंने अपनी आर्थिक शक्ति के प्रदर्शन हेतु सिक्कों का प्रचलन शुरू किया। ग्रीक विवरणों से ये भी ज्ञात होता है कि नंदवंश के पास एक विशाल सेना थी। नंदवंश के विभिन्न लेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था। अत्यधिक धनवान होने के बावजूद अत्यंत अलोकप्रिय हो गया था, क्योंकि वो अपनी प्रजा का उत्पीड़न और शोषण करता था। इसे नंदवंश की पराजय तथा विशालतम साम्राज्यों में से एक मौर्य साम्राज्य में इसके समाहित होने का मार्ग प्रशस्त हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है भाई, यहाँ पर पाणिनि, तो पाणिनि की स्मृति में जारी एक भारतीय डाक टिकट है ये, ठीक है, भारत का। प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरणाचार्य पाणिनि का समय भी लगभग 5वीं शताब्दी सामान्य संवत पूर्व में माना जाता है, जब नंदों का राज था। उन्हें एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना के लिए जाना जाता है, जिसमें 3996 सूत्रों के माध्यम से संस्कृत व्याकरण के नियमों को संकलित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यवन ग्रीक का आगमन। तो जब भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित मगध में विविध घटनाएं घटती हो रही थी, उस समय उत्तर पश्चिम क्षेत्र में क्या हो रहा था? यह भाग एक प्राचीन मार्ग के निकट स्थित था, जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र को भारत से जोड़ता था। यहाँ अनेक लघु राज्य विद्यमान थे। ग्रीक वृत्तांतों के अनुसार उन राज्यों में पौरव वंश प्रमुख था, जिसके शासक राजा पुरु यानी कि पोरस थे। ठीक है, कौन थे? राजा पुरु थे यानी कि पोरस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो चित्र दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको देखते हैं चित्र को। ये हाइडेस्पीस का युद्ध हुआ था ना झेलम नदी के किनारे, इसको हाइडेस्पीस का युद्ध भी कहते हैं, झेलम नदी के युद्ध को, परशुनी नदी के युद्ध को। ठीक है, पर्सीपोलिस है, ये देखो यहाँ पे सूसा है, यहाँ पे बेबीलोन है, अलेक्जेंड्रिया है, आइसस है, गोगा मेला है, ग्रीनिक्स है और पेरला है। तो आप इसमें बस संकेत देखो कहाँ पर क्या है। ठीक है, तो अलेक्जेंडर का मार्ग है, ये जितना भी आपको रेड से दिखाई दे रहा है वो सारा अलेक्जेंडर का मार्ग है, और अलेक्जेंडर का साम्राज्य है ये पूरा। ठीक है, तो जो अलेक्जेंडर था उसका ये साम्राज्य था, ये पूरा साम्राज्य अलेक्जेंडर का है। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये अलेक्जेंडर का मार्ग है। ठीक है, नदियाँ देख सकते हो, मकरान तट इधर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं। 334 से 331 सामान संवत पूर्व। ठीक है, तो मैसेडोनिया का एक युवा और शक्तिशाली ग्रीक शासक था अलेक्जेंडर। कहाँ का था? मैसेडोनिया का था, ग्रीक शासक था। अलेक्जेंडर ने ग्रीस पर पूर्व में एक फारसी आक्रमणों का बदला लेने के लिए फारसी साम्राज्य के विरुद्ध अभियान चलाया। उस समय फारस शासित भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के कुछ भारतीय सैनिकों ने ग्रीक सेना के विरुद्ध लड़ाइयाँ लड़ी। अलेक्जेंडर ने फारसी साम्राज्य पर विजय प्राप्त करी, जिसके परिणामस्वरूप वहाँ ग्रीक संस्कृति का प्रभाव व्यापक रूप से फैला। इसका साम्राज्य अब 3 महाद्वीपों में विस्तृत हो गया था, जो विश्व इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। ठीक है, आगे चलते हैं। फारसी और ग्रीक साम्राज्यों में प्रांतों के शासक क्षत्रप थे, जिन्हें सम्राट जैसे अलेक्जेंडर ने सुदूर प्रदेशों का प्रबंधन करने के लिए पीछे छोड़ दिया था। मात्र अधिकारी होने के बावजूद इन क्षत्रपों के पास महत्वपूर्ण शक्ति और स्वतंत्रता थी। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनके लिए इतनी शक्ति का प्रयोग करना कैसे संभव था? आपके विचार में अलेक्जेंडर संपूर्ण विश्व पर राज क्यों करना चाहता था? बताइए।
आइए पता लगाएं। जब युद्ध के उपरांत अलेक्जेंडर ने राजा पुरु से पूछा कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। अलेक्जेंडर मतलब यहाँ पे सिकंदर की बात हो रही है, ठीक है। अलेक्जेंडर ही सिकंदर का ही नाम अलेक्जेंडर था, ठीक है। अलेक्जेंडर का ही नाम सिकंदर था, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब युद्ध के बाद अलेक्जेंडर ने राजा पुरु से पूछा कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तब पुरु ने उत्तर दिया, एक राजा की तरह। इस उत्तर से प्रभावित होकर अलेक्जेंडर ने उन्हें उनके ही राज्य का क्षत्रप नियुक्त कर दिया। अपने शिक्षकों की सहायता से राजा पुरु और अलेक्जेंडर के मध्य हुए युद्ध के विषय में आपका विवरण प्राप्त करना है, ठीक है। तो ये बच्चों के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो 327 से 325 सामान संवत पूर्व से लेकर 324 और 323 सामान संवत पूर्व इधर है, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो फारस वापस आकर अलेक्जेंडर को विद्रोह तथा राजनीतिक उथल पुथल का सामना करना पड़ा। बेबीलोन में बीमार पड़ने पर और मात्र 32 वर्ष की आयु में निधन के बाद उसका विशाल साम्राज्य शीघ्र ही उसके सेनापतियों और क्षत्रपों के बीच विभाजित हो गया, जिन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए, ठीक है। तो अब ये बात समझ आई। दुनिया के अंतिम छोर तक पहुंचने के लिए उत्सुक अलेक्जेंडर ने आगे पूर्व की ओर बढ़ते हुए भारत में अपना अभियान प्रारंभ किया। पंजाब में राजा पोरस को पराजित किया और स्थानीय जनजातियों और शासकों के भीषण प्रतिरोध का सामना करते हुए कई नगरों में नरसंहार किया। ग्रीक अभिलेखों से उल्लेख है कि कुछ लड़ाइयों में महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध किया। अलेक्जेंडर स्वयं एक युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गया तथा थके हुए और घर की याद में उसके सैनिकों ने लड़ने की इच्छा खो दी और भारत में गंगा नदी की ओर जाने से इनकार कर दिया। अतः अलेक्जेंडर और उसकी सेना का एक भाग फारस की ओर पीछे हट गया, लेकिन दक्षिण में तटीय मार्ग और ईरान के सघन रेगिस्तानी क्षेत्रों से की गई यात्राओं के परिणाम स्वरूप प्यास, भूख और बीमारी के कारण उसके सैनिकों को भारी क्षति हुई, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अलेक्जेंडर का जिम्नोस्फिस्टों के साथ संवाद है यहाँ पर। तो अलेक्जेंडर ने भारतीय ऋषियों के एक समूह के बारे में सुना था, जिन्हें ग्रीक लोग जिम्नोसोफिस्ट या नग्न दार्शनिक, शायद इसलिए कि वे बहुत कम कपड़े पहनते थे, कहते थे, और जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। अलेक्जेंडर ने पहेलियों के रूप में कठिन प्रश्नों के साथ उन्हें चुनौती दी तथा ये चेतावनी दी कि वो गलत उत्तर देने वालों को मृत्युदंड देगा। जिम्नोसोफिस्टों ने अलेक्जेंडर के प्रश्नों का शांति और बुद्धिमत्ता से उत्तर दिया। अलेक्जेंडर दार्शनिकों के उत्तर से प्रभावित हुआ और अंत में भी सभी दार्शनिकों को मुक्त कर दिया। सदियों से इस घटना के अनेक संस्करण प्रचलित हैं, जो इसे इतिहास की सबसे रोचक दार्शनिक घटनाओं में से एक बनाता है, ठीक है। तो ये एक ग्रीक सिक्का है जिसमें संभवतः घोड़े पर सवार अलेक्जेंडर को हाथी पर सवार पोरस पर आक्रमण करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक विवरण के अनुसार अलेक्जेंडर ने पूछा, जीवन या मृत्यु में कौन अधिक शक्तिशाली है? तो एक ऋषि ने उत्तर दिया, जीवन, क्योंकि वो लंबा है, जबकि मृत्यु नहीं। अलेक्जेंडर ने फिर प्रश्न किया, कोई व्यक्ति सबसे अधिक प्रिय कैसे हो सकता है? उत्तर आया, यदि वो सबसे अधिक शक्तिशाली है और फिर भी भय उत्पन्न नहीं करता। संभवतः वो शक्तिशाली शासक के लिए एक संकेत था। इतिहासकार इस प्रकार के वैचारिक संवादों को ग्रीक और भारतीय दर्शन परंपराओं के मध्य एक महान बौद्धिक संगम के रूप में देखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य की। तो उत्तर पश्चिम की संक्षिप्त यात्रा के उपरांत आइए हम पुनः मगध लौटे, जहां हमने नंद साम्राज्य का अंत देखा था। जब अलेक्जेंडर अपनी सेना के साथ भारत से लौट आया, उसके कुछ वर्षों के बाद लगभग 321 सामान्य संवत पूर्व में एक नया वंश और साम्राज्य का उदय हुआ, मौर्य साम्राज्य, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की तथा इस प्रतापी राजा ने शीघ्र ही नंद साम्राज्य के क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया और मगध साम्राज्य का निरंतर विस्तार किया, ठीक है। कई विवरणों के अनुसार चंद्रगुप्त ने यह कार्य एक कुशल व योग्य मार्गदर्शक कौटिल्य की सहायता से पूरा किया, जिन्होंने राजनीतिक शासन और अर्थव्यवस्था के अपने ज्ञान का उपयोग करके एक
एक ऐसा साम्राज्य स्थापित किया जो भारतीय इतिहास के महानतम साम्राज्यों में से एक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे कौटिल्य की कहानी को। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कौटिल्य, जिन्हें कभी कभी चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, विश्वविख्यात तक्षशिला वर्तमान तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। उनकी प्रसिद्ध कथा की शुरुआत अत्यंत अलोकप्रिय शासक धनानंद के दरबार से होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक चित्र देखेंगे और ये नंद साम्राज्य का चित्र है, नंद वंश। और यहाँ पे राजधानियाँ हैं, महत्वपूर्ण नगर हैं और आप नदियाँ देख सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा नंदवंश का साम्राज्य था जो आपको पीले से दिखाई दे रहा है, येलो कलर से। तो ये पूरा का पूरा येलो, एक मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, ये पूरा इसी में मिल जा रहा है। तो ये देखो, ये पूरा का पूरा ये जो साम्राज्य है, ये एक सेकेंड, ये पूरा नंद साम्राज्य है। इस तरह से ये ऐसे नंद साम्राज्य पूरा फैला हुआ था। ठीक है, तो आप इसमें मथुरा देख सकते हो, उज्जैनी है, कौशाम्बी है, विदिशा है, वाराणसी है, श्रावस्ती है, वैशाली है, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी, राजगृह है, चंपा है, ताम्रदीप्ति है। तो ये पूरा जो है यहाँ पर नंदवंश साम्राज्य फैला था। अब यहाँ पे हम नदियाँ देख लेते हैं। तो भाई घाघरा नदी है, यहाँ गंगा नदी के पास है, यमुना नदी है, चंबल, बेतवा, बनास, माही, नर्मदा, तापी, इधर गोदावरी है, वेनगंगा है, ब्राह्मणी है, सुवर्ण रेखा है, तिस्ता है, कोसी है, सोन है। ये सारी नदियों के किनारे ये पूरा नंद साम्राज्य फैला हुआ था। तो आप देख सकते हो यहाँ गुजरात से लगा हुआ है, ये पूरा देखो कवर किया हुआ है। थोड़ा सा राजस्थान का क्षेत्र भी है आपका, मथुरा उथुरा सब कंप्लीट करा हुआ है। ये पूरा आपका ले रखा है उत्तराखंड वाला, और बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सारा पार्ट, बंगाल का पार्ट लेकर के देखो इस तरह से यहाँ एमपी का भी कुछ पार्ट कवर कर रहा है ना। तो यहाँ तक नंदवंश जो है वो फैला हुआ था। ठीक है, और इसके कुछ जो महत्वपूर्ण नगर थे वो हमने इस चित्र में देखे। अब आगे देखते हैं। आगे जो चित्र दिया है वो मौर्य साम्राज्य का है। मुख्य राजधानी स्टार से बनी हुई है, क्षेत्रीय राजधानी है और अन्य नगर हैं। तो मौर्य साम्राज्य देखो कितना फैला हुआ है। मौर्य साम्राज्य ने विस्तार बहुत किया, पूरा अखंड भारत ही मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आता है। तो आप ये देख सकते हो, ये देखो कंधार, पुष्कलावती, तक्षशिला, ठीक है, ये पूरा अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान सब लिए हुए था। संकिशा, श्रावस्ती, वैशाली, पाटलिपुत्र, चंपा, ताम्रलिप्ति, तोशाली, धौली, अमरावती, सुवर्णगिरी, प्रतिष्ठान, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट कर। उज्जैनी, सांची, विदिशा, कौशाम्बी, मथुरा, अहिछत्र, सारनाथ, वाराणसी, राजगृह, चंपा, ये सारा का पूरा भारत कवर किया हुआ है। बस नीचे का थोड़ा सा छूटा हुआ है दक्षिण भारत, जिसमें आप देख सकते हो उस समय पर चोल थे, पांड्य थे और केरल पुत्र थे। तो बस इतना सा ही पार्ट छूटा हुआ है, केरल और तमिलनाडु का पार्ट, वरना आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सब कवर कर रखा है मौर्य साम्राज्य में। इतना बड़ा मौर्य साम्राज्य था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य ने धनानंद को परामर्श दिया कि वो अपने शासन के तौर तरीके बदल ले, अन्यथा अपने साम्राज्य का पतन देखने को तैयार हो जाए। परंतु क्रोधित धनानंद ने कौटिल्य का अपमान किया और उन्हें अपने दरबार से बाहर निकाल दिया। तब कौटिल्य ने नंद शासक का अंत करने की शपथ ली। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का उदय। तो चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति और साहसिक कार्यों के विषय में कई कहानियाँ विख्यात हैं, लेकिन उनका सामान्य परिचय ये है कि उन्होंने नंद वंश का अंत किया, मगध पर अपने शासन की नींव रखी। ठीक है, अब ये चित्र है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज असित कुमार हल्दर द्वारा 20वीं सदी का एक चित्रांकन है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज आया हुआ है, तो उसका ये चित्र दिया हुआ है। ठीक है, शासन की नींव रखी और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्या आपको स्मरण है कि मगध को अपनी भौतिक स्थिति सुदृढ़
सुदृढ़ आर्थिक प्रणाली और समृद्ध व्यापार के कारण कई लाभ थे। इन सबके साथ ही कुशल रणनीतिकार कौटिल्य की सलाह ने चंद्रगुप्त मौर्य को धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सहायता की। चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिम में अलेक्जेंडर द्वारा नियुक्त ग्रीक क्षत्रपों को हराया और इस क्षेत्र को एक ऐसे साम्राज्य के रूप में एकीकृत किया जो उत्तर के मैदानी भाग से लेकर दक्षिण के पठार तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रीकों को पराजित करने के बाद भी उनके साथ राजनयिक संबंध बनाए रखे और अपने दरबार में एक ग्रीक इतिहासकार और राजनयिक मेगास्थनीज का स्वागत किया। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत की अपनी यात्राओं के बारे में लिखा। ये अपनी तरह का पहला लिखित विवरण था जो दुर्भाग्यवश आज पूर्ण रूप में उपलब्ध नहीं है। इसके कुछ अंश बाद के ग्रीक विद्वानों द्वारा उद्धृत किए गए हैं। ठीक है। कौटिल्य की राज्य संबंधी अवधारणा। कौटिल्य के पास एक स्पष्ट दृष्टिकोण था। एक राज्य की स्थापना, प्रबंधन और सुदृढ़ीकरण कैसे किया जाना चाहिए। अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र, जिसका शाब्दिक अर्थ है शासन और अर्थशास्त्र का विज्ञान, में उन्होंने रक्षा, अर्थशास्त्र, प्रशासन, न्याय, ये देखो कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत दिया हुआ है। इसमें पहले होता है राजा, फिर आपका देखो पार्षद, मंत्री और अन्य उच्च अधिकारियों का समूह जो कि अमात्य कहलाता है। राज्य क्षेत्र तथा उनमें निवास करने वाली जनसंख्या जनपद कहलाती है। ठीक है। तो राजा यानी स्वामी होना चाहिए, अमात्य होने चाहिए, जनपद होना चाहिए। ठीक है। और किले, बंद कस्बे, नगर, दुर्ग होने चाहिए। राजकोष या राज्य की उत्पत्ति कोष होने चाहिए। रक्षा, कानून और व्यवस्था की शक्तियाँ, दंड होना चाहिए। सहयोगी यानी कि मित्र होना चाहिए एक राजा के पास। ये सप्तांग सिद्धांत है। ठीक है। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। ठीक है। नगर नियोजन, कृषि व्यवस्था तथा लोक कल्याण जैसे कई विषयों से दिशा निर्देशों का वर्णन किया है अर्थशास्त्र में उन्होंने। ठीक है। उनकी प्रमुख राजनीतिक अवधारणाओं में एक सप्तांग सिद्धांत है जिसके अनुसार राज्य 7 भागों में निर्मित होता है। कौटिल्य के अनुसार सप्तांग को एक साथ मिलकर एक व्यवस्थित, सुसंरक्षित और समृद्ध राज्य की स्थापना करनी चाहिए ताकि राज्य के समक्ष जैसी भी परिस्थितियां आए उसे युद्ध और शांति के लिए गठबंधन के माध्यम से बनाए रखा जा सके। उन्होंने समाज में कानून और व्यवस्था के महत्व को बल दिया जिसके लिए एक सशक्त प्रशासन की आवश्यकता है। उन्होंने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अनेक कानूनों का भी विवरण दिया और लोगों की भलाई के विरुद्ध जाने वाले किसी भी कार्य के लिए दंड विधान भी निर्दिष्ट किया है। ठीक है। कौटिल्य कहते हैं कि एक राजा को अपनी प्रजा के कल्याण को बढ़ावा देकर अपनी शक्ति में वृद्धि करनी चाहिए क्योंकि शक्ति ग्राम क्षेत्र से आती है जो समस्त आर्थिक गतिविधियों का स्रोत है। राजा को ग्रामीण क्षेत्र में उन लोगों पर विशेष अनुग्रह करना चाहिए जो लोगों को लाभ पहुंचाने वाले कार्य करते हैं जैसे तटबंध या सड़क पुल बनाना, गांवों का सौंदर्यीकरण करना अथवा उनकी रक्षा करने में सहायता प्रदान करना। आपके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र का विशेष ध्यान रखना क्यों महत्वपूर्ण था? कौटिल्य के शासन का मूल दर्शन भारतीय मूल्यों के अनुरूप है। अपनी प्रजा की प्रसन्नता में राजा की प्रसन्नता निहित है। प्रजा की भलाई में उसकी भलाई है। राजा को केवल वही अच्छा नहीं मानना चाहिए जो उसे प्रसन्न करे बल्कि जो उसकी प्रजा को अच्छा लगे। उसे अपने लिए भी वही लाभदायक मानना चाहिए। दूसरे शब्दों में राजा चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो उसे सदैव प्रजा के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है। अब आगे देखते हैं। शांति का चयन करने वाला राजा। मौर्य वंश के एक और राजा अशोक थे। ठीक है। जो कि 268 से 232 सामान्य संवत पूर्व में शासन कराया उन्होंने। चंद्रगुप्त के पौत्र अशोक को प्रशासनिक और धार्मिक दृष्टि से अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियों का श्रेय दिया जाता है। अपने शासन के आरंभिक काल में अशोक अत्यंत महत्वाकांक्षी थे। उन्हें विरासत में एक विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ था जिसे उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग को छोड़कर संपूर्ण भूभाग में विस्तृत किया। इसमें वर्तमान बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के कुछ भाग भी सम्मिलित थे। हालांकि राज्य विस्तार की प्रक्रिया में घटित एक युद्ध ने अशोक के जीवन की दिशा ही बदल दी। उनके एक शिलालेख के अनुसार उन्हें एक बार कलिंग, आधुनिक उड़ीसा पर आक्रमण किया तथा भयंकर युद्ध लड़ा। युद्ध क्षेत्र में भारी विनाश और मृत्यु को देखकर अशोक ने हिंसा का परित्याग कर यथासंभव शांति और अहिंसा के मार्ग को अपनाने का निर्णय लिया जो महात्मा बुद्ध की शिक्षा के अनुरूप था। ठीक है। अब यहाँ पर एक शब्द दिया है शिलालेख। शिलालेख का अर्थ होता है वर्तमान संदर्भ में एक राजा या अधिकारियों द्वारा जनहित के लिए निर्देशित एक आधिकारिक घोषणा। ठीक है। अब यहाँ एक चित्र है जो हमने नहीं देखा, तो ये चित्र है नेपाल में रामग्राम स्तूप का भ्रमण करते हुए अशोक का सांची स्तूप की एक पट्टिका से लिया गया दृश्य है। ठीक है। ये दिया हुआ है। आइए विचार करें।
तो अशोक ने अपने शिलालेखों में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया है। वे चाहते तो इसका उल्लेख न करके भविष्य की पीढ़ियों के समक्ष स्वयं को एक शांतिपूर्ण परोपकारी राजा के रूप में प्रस्तुत कर सकते थे, है ना, लेकिन उन्होंने इस विनाशकारी युद्ध का उल्लेख शिलालेख में किया। अब यहाँ एक शब्द दिया है दूत। प्रायः कूटनीतिक प्रकृति के विशेष कार्य के लिए भेजा गया व्यक्ति जो है वो दूत होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाने के उपरांत अशोक ने बुद्ध के संदेश को दूर दूर तक प्रसारित करने के लिए श्रीलंका, थाईलैंड, मध्य एशिया और उससे भी आगे तक अपने दूत भेजे। ठीक है, अशोक ने अपने साम्राज्य के कई स्थानों पर चट्टानों या स्तंभों पर शिला के लेख उत्कीर्ण करवाए थे। इसलिए इतिहासकारों ने कभी कभी अशोक को महान संचारक भी कहा है। इन शिलालेखों में जनसामान्य के लिए संदेश थे। उन्हें धर्म पालन का करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अधिकांश शिलालेख भारत के कई भागों में लोकप्रिय प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण थे। ये शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ब्राह्मी भारत की सभी क्षेत्रीय लिपियों की जननी मानी जाती है। ठीक है, ये चीज़ हमें पता चली और ये इम्पोर्टेंट, जितना मैं लाइन कर रही हूँ ना वो सब इम्पोर्टेंट होता है। हमने ब्राह्मी लिपि में लिखी प्राकृत भाषा का उल्लेख किया। इसका क्या अर्थ है? सरल शब्दों में भाषा वो है जो हम बोलते हैं, जबकि लिपि वो है जिसमें हम एक भाषा को लिखते हैं। क्या आप हमारे दैनिक जीवन में इसके उदाहरण सोच सकते हैं? सोचिए। चलिए अब ये चित्र देखते हैं हम। तो ये है आपका उपमहाद्वीप में अशोक के शिलालेखों में से कुछ प्रमुख शिलालेख हैं। तो यहाँ पे जो रेड कलर से दिए हैं ये प्रमुख शिलालेख हैं। तो ये प्रमुख शिलालेख कहाँ कहाँ पर हैं? तो ये मानसेरा में अशोक का एक प्रमुख शिलालेख है, कंधार में प्रमुख शिलालेख है, कालसी में प्रमुख शिलालेख है, धौली में प्रमुख शिलालेख है, गिरनार में प्रमुख शिलालेख है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ही इनके प्रमुख शिलालेख हैं। अब लघु शिलालेख देख लेते हैं। तो मास्की और ब्रह्मगिरी में लघु शिलालेख मिला है। ठीक है, इसके साथ साथ बैराट में लघु शिलालेख मिला है हमको भारत में। ठीक, अब आ जाते हैं स्तंभ शिलालेख पे। स्तंभ शिलालेख आपका सारनाथ में स्तंभ शिलालेख है और एक आपका मेरठ में स्तंभ शिलालेख है और कंधार में भी आपका स्तंभ शिलालेख दिया हुआ है। ठीक है, अब आपके ग्रीन से हैं लघु स्तंभ शिलालेख। तो लघु स्तंभ शिलालेख जो है वो सांची में है, अमरावती में है, सारनाथ में है, लुम्बिनी में है। ठीक है, यहाँ पर आपका लघु शिलालेख है। अब उसके बाद है आपके गुफा अभिलेख। तो गुफा अभिलेख आपको यहाँ मिलेगा बराबर पर्वत पर, बस एक जगह पर दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपने शिलालेखों में अशोक ने स्वयं को देवा नाम प्रियदर्शी या देवा नाम प्रियदर्शी कहा है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है, पहले शब्द का अर्थ है देवताओं के प्रिय, दूसरे का अर्थ है दूसरों के प्रति दयालुता से व्यवहार करने वाला। वास्तव में शिलालेखों की भाषा से ये स्पष्ट होता है कि वो स्वयं को एक परोपकारी और दयालु शासक के रूप में चित्रित करने में रुचि रखते थे। आइए इससे संबंधित उदाहरण देखते हैं। हालांकि कुछ दक्षिणी राज्य मौर्य साम्राज्य का भाग नहीं थे, लेकिन अशोक ने उनके समग्र कल्याण का समर्थन किया। उन्होंने अपने साम्राज्य से बाहर भी मनुष्यों और पशुओं के लिए चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने की बात कही, पशुओं के शिकार और उन पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाया और आवश्यक होने पर उनके लिए उपचार का आदेश दिया। इस प्रकार यदि विचार किया जाए तो सम्राट अशोक प्रकृति और वन्य जीव संरक्षण के संदर्भ में इस प्रकार के प्रथम राजा थे। उन्होंने अपने साम्राज्य की मुख्य सड़कों के किनारे नियमित अंतराल पर विश्राम गृहों के निर्माण, कुएं बनवाए और फलदार और छायादार वृक्षों को लगवाने के बारे में अपने अभिलेखों में उल्लेख किया है। उन्होंने सभी संप्रदायों, उनके समय में प्रचलित विभिन्न विचारधाराएं को एक दूसरे की उचित शिक्षाओं को स्वीकार करने और उनका अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया। हालांकि हमें अशोक के सभी शिलालेखों को शाब्दिक रूप से स्वीकारने की आवश्यकता नहीं है, तथापि स्पष्ट है कि कौटिल्य के शासन दर्शन के अनुरूप उन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण हेतु निरंतर प्रयास किया और उन तक अपने विचार पहुंचाने का प्रयास किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने कक्षा 6 में धर्म यानी प्राकृत में धम्म शब्द के बारे में पढ़ा था और इसका भाव सहजता से नहीं समझा जा सकता। सरल शब्दों में धर्म का अर्थ है नैतिक नियम या परिवार, समुदाय या राष्ट्र के प्रति किसी व्यक्ति का नैतिक अथवा धार्मिक कर्तव्य। यद्यपि गहन रूप से धर्म का अर्थ है ब्रह्मांड या रितम के अनुसार जीवन यापन की पद्धति। इसमें अपने कर्तव्य का सत्यनिष्ठा से निर्वहन, धर्म के अनुसार नियमों का पालन करना और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ सामंजस्य स्थापित कर जीवन यापन सम्मिलित है।
इसलिए धर्म का अर्थ कर्तव्य, नियमों का पालन, सत्य, व्यवस्था और नैतिकता आदि में निहित है। ठीक है। अशोक ने अपने एक अभिलेख में अपने अधिकारियों के आचरण संबंधित विस्तृत निर्देश दिए। उन्होंने यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था दी कि अधिकारी निष्पक्षता से कार्य करें। ठीक है। अब आगे देखते हैं। देवनाम नाम पीए के आदेश अनुसार अधिकारियों और नगर न्यायाधीशों को ये निर्देश दिया गया, तुम लोग उनके सहस्त्र प्राणियों के ऊपर नियुक्त किए गए हो। तुम्हें मनुष्यों का स्नेह अर्जित करना चाहिए। सब मनुष्य मेरी संतान के समान है। जिस तरह मैं चाहता हूँ मेरी संतान इस लोक और परलोक दोनों में मंगल और सुख प्राप्त करे, उसी तरह मैं सब मनुष्यों के लिए कामना करता हूँ। तुम्हें निष्पक्षता से न्याय करना चाहिए। इन सब का मूल क्रोध का त्याग और धैर्य का पालन है। ये लेख यहाँ इसलिए लिखवाया गया कि नगर के न्याय शासक हमेशा सावधान रहें कि मनुष्यों को कभी अकारण कैद या यातना ना दी जाए, और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं प्रत्येक 5वें वर्ष एक नम्र और दयालु महामात्र भेजूंगा, और इसकी खोज करने के बाद ये देखेगा कि मेरे आदेशों का पालन किया जाता है या नहीं। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य लगभग आधी शताब्दी तक चलता रहा। हालांकि उनके उत्तराधिकारी साम्राज्य को एकजुट रखने में असमर्थ रहे और कई छोटे राज्य टूट गए और स्वतंत्र हो गए। लगभग 185 संवत पूर्व भारत ने अपनी यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत करी। अगले अध्याय में इस यात्रा में भविष्य और ध्रुव पुनः हमारे साथ जुड़ेंगे। ठीक है। तो मौर्य काल के जीवन। तो पाटलिपुत्र जैसे नगर शासन और वाणिज्यिक गतिविधि के प्रमुख केंद्र थे। नगर के पास प्रासाद, सार्वजनिक भवन, सुनियोजित सड़कें थी, एक सुव्यवस्थित कराधान प्रणाली और संगठित व्यापार के साथ राजकोषीय तंत्र भी था, जिसने साम्राज्य के विकास और समृद्धि को बढ़ावा दिया। साम्राज्य के प्रशासनिक अधिकारी, व्यापारी और कारीगर नगरीय जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले हमने यहाँ पर एक जो ये छोड़ा था इसको देख लेते हैं। तो ये गुजरात के गिरनार में स्थित अशोक के शिलालेख के एक अंश का चित्र है। और बाईं ओर देखें, दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला के टोपरा स्तंभ का विवरण है। आप इसको दाईं ओर देख सकते हो। और देखो इसमें कैसे उस समय की लिपि जो है उस लिपि में ये लिखा गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ये लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें इसे अनदेखा ना करें। चलो इसको देख लेते हैं। तो ये सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख है जो 4वीं और 3वीं शताब्दी समान संवत पूर्व का है। सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख। ठीक है। भारत के सबसे प्राचीन प्रशासनिक अभिलेखों में से एक है। उत्तर प्रदेश के सोहगौरा में खोजे गए इस अभिलेख पर प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ये माना जाता है कि इसे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जारी किया गया था, और इस अभिलेख में दुर्भिक्ष से राहत एवं बचाव हेतु एक अन्नागार की स्थापना का उल्लेख है। ये राज्य द्वारा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और संकट के समय अपने लोगों को सहारा देने के प्रयासों पर प्रकाश डालता है। ठीक है। मेगास्थनीज के विवरण से भी उस समय के समाज पर कुछ प्रकाश पड़ता है। जनसंख्या का एक बड़ा भाग कृषि में संलग्न था, जो मगध साम्राज्य के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। एक वर्ष में 2 फसलें बोई जाती थी, क्योंकि गर्मी और सर्दी दोनों में वर्षा होती थी। इससे स्पष्ट होता है कि दुर्भिक्ष की संभावना कम थी और लोगों को पर्याप्त भोजन उपलब्ध था। किसी भी संभावित स्थिति के लिए अन्न भंडारों में पर्याप्त अन्न होता था। अगर आसपास युद्ध छिड़ भी जाए तो भी किसानों को इससे बचाया जाता था और कृषि कार्य को क्षति नहीं पहुंचाई जाती थी। लोहार, कुम्हार, बढ़ई, जौहरी और अन्य कारीगर नगरों में रहते थे। नगर भली भांति योजनाबद्ध थे और सड़कों पर पहचान सूचक लगे होते थे। संदेश वाहकों के माध्यम से संचार होता था, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश पहुंचाते थे। घर लकड़ी के बने होते थे और 2 मंजिल तक ऊंचे हो सकते थे। आग लगने की स्थिति में सड़कों पर नियमित अंतराल पर पानी के बर्तन रखे जाते थे। बाद के विवरणों में उल्लेख है कि लोग सूती कपड़े पहनते थे जो घुटनों से नीचे टखनों तक पहुंचते थे। ऊपरी वस्त्र को वे कंधों पर डालते थे। कुछ लोग अलंकृत चमड़े के जूते पहनते थे और उन जूतों के तलवे मोटे होते थे ताकि वे लंबे दिखें। ठीक है। एक इतिहासकार के रूप में अगले पृष्ठ पर प्रस्तुत कलाकृतियों को ध्यान से देखें। मौर्य युग के लोगों और जीवन के बारे में आप इनसे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले भाई ये हमारा मौर्य अपने अत्यधिक पॉलिश किए हुए चमकदार स्तंभों के लिए प्रसिद्ध थे, जैसा सारनाथ स्तंभ के शीर्ष से देखा जा सकता है। ये देखो। ठीक है।
चलो अब इसको पढ़ लेते हैं। तो दर्शाई गई प्रतिकृति मूर्तिकला की सुंदरता उत्कृष्टता के साथ साथ कई महत्वपूर्ण संदेश देने वाला एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका शीर्ष भाग अशोक के द्वारा वाराणसी के पास स्थित सारनाथ में बनवाया गया था। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि इसका जो शीर्ष भाग है वो अशोक ने बनवाया है वाराणसी के पास सारनाथ में। सारनाथ वो स्थान है जहाँ बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था और वो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से विख्यात है। इस कलाकृति के 4 सिंह राजकीय शक्ति के प्रतीक हैं। ठीक है, कलाकृति के नीचे की चक्रावृति वलयाकार में 4 शक्तिशाली पशुओं हाथी, बैल, घोड़ा और सिंह को दर्शाया गया है। इसके साथ ही धर्मचक्र जो महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का प्रतीक है वो भी इस पर अंकित है। ये चित्र आप में से कईयों को परिचित लग सकता है। वास्तव में इस स्तंभ के शीर्ष को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में चुना गया है। इसमें संस्कृत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की क्या होगी, सत्य की विजय होगी। अच्छा, यहाँ पे देखो चित्र दिया हुआ है, सत्य की विजय होती है, ये जोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ पर हम पहले चित्र देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये है मौर्यकालीन जीवन और लोगों के कुछ प्रमुख योगदान। तो ये आप चित्र देख सकते हो, पकी हुई मिट्टी टेराकोटा से निर्मित नृत्य करती हुई बालिका की कलाकृति है जिसके सिरों वस्त्र, केश विन्यास और आभूषण पर आप ध्यान दें। ठीक है, ये है पकी मिट्टी से निर्मित देवी की मूर्ति। ठीक है, ये देवी यक्षी चवर धारण किए हुए हैं, देवी हैं यक्षी चवर धारण किए हुए। ठीक, और सप्त मातृकाओं या 7 मातृ देवियों की पकी मिट्टी की कलाकृति है, एक सतत परंपरा। पकी मिट्टी के घोड़े के सिर की कलाकृति है। लगाम की विस्तृत संरचना पर ध्यान दें। कला की वास्तुकला, भारत में पत्थर से बनी प्राचीन संरचनाओं में से एक सांची का महान स्तूप ये भारतीय वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। इस बात पे ध्यान दें कि इसकी मूल संरचना ईंटों से बनी थी, बाद में इसमें पत्थर का उपयोग करके इसे विस्तृत किया गया। कहा जाता है कि अशोक ने ध्यान, आराधना और अध्ययन के लिए इसे कई स्तूप, चैत्य और विहार ऐसे बनवाए थे। ठीक है, ये नीचे है धौली, वर्तमान उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के समीप चट्टान में उकेरी गई एक पूर्णकाय हाथी की मूर्ति। ये महात्मा बुद्ध बुद्धिमान, शक्तिशाली, धैर्यवान और शांत को प्रतीक के रूप में दर्शाता है और इसके निकट ही एक चट्टान पर अशोक का एक शिलालेख भी उत्कीर्ण किया गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। बाईं ओर राष्ट्रीय प्रतीक देखें। इसके अतिरिक्त हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में एक धर्मचक्र भी अंकित है। जैसा कि आपने देखा होगा, यह आदर्श वाक्य मुंडक उपनिषद से लिया गया है। पूर्ण रूप से ये सत्यमेव जयते नान्यतम के रूप में पढ़ा जाता है। इसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो सिक्के दिए हुए हैं। तो मौर्यकालीन आहत पंचमार सिक्कों का एक संग्रह है और अशोक का एक आहत सिक्का भी है यहाँ पे। ठीक है, इसे अनदेखा ना करें। तो स्तूप के केंद्र में स्थित बड़ी अर्ध गोलाकार संरचना अंडाकार होती है। ये ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करती है और प्रायः पवित्र अवशेषों को रखने के लिए निर्मित की जाती है। उपासक इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं जिसे क्या कहा जाता है, प्रदक्षिणा कहा जाता है। ठीक है, ये जो स्तूप दिया हुआ था ये अंडाकार जो ये है ना, यहाँ पे रखे जाते हैं और ये जो है ना ये प्रदक्षिणा कहलाता है। ये वाला जो हिस्सा है ये प्रदक्षिणा कहलाता है। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे साम्राज्यों की दुर्बलता। तो आप आगे की कक्षाओं में विश्व के अन्य स्थानों पर अतीत के शक्तिशाली साम्राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि रोमन, फारसी, ऑटोमन, स्पेनिश, रूसी, ब्रिटिश इत्यादि। वे सभी बहुत पहले ही समाप्त हो चुके हैं, परंतु इतिहासकार इन साम्राज्यों के पतन के कारणों पर निरंतर चर्चा करते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा इन कारणों में से एक साम्राज्य के कुछ क्षेत्रों का स्वतंत्र होने का प्रयास है। ऐसा तब होता है जब सम्राट को युद्ध या सूखे के समय अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसके फलस्वरूप स्थानीय शासकों पर कर की मांग बढ़ जाती है। इससे उनमें असंतोष की स्थिति उत्पन्न होती है। यदि एक शक्तिशाली सम्राट के बाद एक दुर्बल सम्राट आता है तो स्थानीय राजा या प्रमुख इस अवसर का लाभ उठाने का प्रयास करते हैं और सम्राट को कर देना बंद कर देते हैं। साथ
ही एक साम्राज्य जितना बृहत होता है उसे एक साथ संगठित रखना उतना ही कठिन होता है, जैसा कि अलेक्जेंडर के साथ हुआ था। सुदूर क्षेत्र प्रायः साम्राज्य से अलग होने वाले पहले क्षेत्र होते हैं। अंत में प्राकृतिक आपदाओं जैसे लंबे समय तक सूखा या बाढ़ के कारण होने वाले आर्थिक संकट भी साम्राज्य के पतन का कारण बन सकते हैं। अतः साम्राज्य अपने आप में एक विरोधाभास की तरह है। एक और वे राजनीतिक एकता स्थापित कर सकते हैं, जैसे कि मौर्य साम्राज्य ने लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में किया था। वे छोटे छोटे राज्यों के बीच में युद्ध को कम या समाप्त भी कर सकते थे। वास्तव में एक सुप्रतिबंधित साम्राज्य छोटे युद्धरत राज्यों की तुलना में अधिक समृद्धि ला सकता है। दूसरी ओर साम्राज्य समानता निरंतर युद्ध के द्वारा स्थापित होते हैं और अपना अस्तित्व शक्ति और दंड के द्वारा बनाए रखते हैं, जिससे वे समय के साथ आंतरिक रूप से दुर्बल और अस्थिर हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक टाइम पीरियड दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि महाजनपद जो है ये आपका 600 सामान संवत पूर्व से लेकर 500 सामान संवत पूर्व तक रहा है। ठीक है, उसके बाद 400 से लेकर के आपका ये यहाँ पे 321 तक नंदवंश रहा। फिर उसके बाद 321 के आसपास से या आसपास से आपका 100 यहाँ तक 85 के पहले तक आपका ये मौर्य साम्राज्य रहा। ठीक है, यहाँ पर आपका इस टाइम पर यहाँ पर अजातशत्रु का शासन था। ठीक है, यहाँ पर आपका 400 के आसपास महापद्मनंद का शासन था। ठीक है, यहाँ पे 321 में आपका चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। 300 में आपका अशोक का शासन था। ठीक है, तो यहाँ तक का इसका टाइम पीरियड आप देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ रिवीजन कर लेते हैं। तो साम्राज्य अनेक छोटे राज्यों या क्षेत्रों से मिलकर बना एक बड़ा क्षेत्र होता है। सम्राट अपने साम्राज्य का विस्तार मुख्यतः प्रसिद्धि प्राप्त करने, शक्ति अर्जित करने, सैन्य शक्ति तथा संसाधनों और आर्थिक जीवन को नियंत्रित करने के लिए करते थे। भारत के प्रारंभिक साम्राज्य प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों, सिंचाई और परिवहन के लिए नदियों की उपस्थिति तथा व्यापार के लिए विभिन्न प्रकार के उत्पादों से विभिन्न क्षेत्रों में उदित हुए। उत्तर पश्चिम भारत में अलेक्जेंडर के अभियान का राजनीतिक प्रभाव सीमित था, लेकिन इसने भारतीय ग्रीक सांस्कृतिक संपर्कों के द्वार खोल दिए। मौर्यों ने एक विशाल साम्राज्य बनाया जिसकी विरासत शताब्दियों तक चली। उनकी विरासत में व्यापारिक मार्गों और आर्थिक प्रणालियों को सुदृढ़ करना, व्यापार के लिए सिक्कों का व्यापक उपयोग, उत्कृष्ट रूप से संरचित की गई नगरीय बस्तियां, प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली सम्मिलित है। उन्होंने कला और वास्तुकला को भी प्रोत्साहन दिया। अशोक अपनी उपलब्धियों का प्रसार करने और एक दयालु सम्राट की छवि प्रस्तुत करने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने अपनी प्रजा को धर्म का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखी। अब यहाँ पे प्रश्न और कार्यकलाप है, तो वो बच्चों के लिए है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला लेसन पूरा हो जाता है फिनिश। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा लंबा था, तो थोड़ा सा ये लंबा वीडियो भी बना हुआ है। तो अगर आपको आज का ये टॉपिक या लेसन पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और स्टडी विद एनु के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टडी विद एनु को शेयर कर लीजिए, स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फीडबैक ज़रूर दिया करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। क्लासेस कंटिन्यू देखिए क्योंकि समय नहीं बचा है। ये पूरा अक्टूबर जो है ना फेस्टिवल्स में निकल जाएगा और बस हमारे पास नवंबर बचा है और दिसंबर में हमारा एग्ज़ाम है। तो इसलिए कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं आपको कंटिन्यू प्रोवाइड करा सकूँ। अगर मेरा वीडियो नहीं आता है तो भी आपको पढ़ाई स्किप नहीं करनी है, अपने से पढ़ते रहिए। बाकी जब मेरा वीडियो आए तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू बनाए रखते हैं और मैं कोशिश यही करूँगी कि मैं कंटिन्यूसली बनाए रखूँ। पर क्या करूँ, मेरी तबीयत बहुत जल्दी बिगड़ जाती है और सर्दियों के मौसम में मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हूँ। तो कभी कभी तो ठीक रहती हूँ, जैसे कि ये भी पिछली सर्दियाँ बहुत अच्छी गई मेरी, मैं बहुत बिल्कुल बीमार नहीं पड़ी थी। अब इस बार देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल अभी इस बार ये बारिश का मौसम में बहुत मैं हो गई हूँ बीमार और अभी भी मेरी खांसी वगैरह पूरी तरह से ठीक नहीं, लेकिन हाँ थैंक गॉड बहुत अच्छी हो गई है। और अब तो बस थोड़ा बहुत कहीं खुर हो जाता है। अब तो कंटिन्यूसली आपको एक घंटे में क्लास दे पा रही हूँ, वरना पहले तो आधा घंटा 15 मिनट बोलना ही मेरे लिए आफत हो जाती थी। और आपने वीडियोस में सुना ही होगा कितना डिस्टर्बेंस होता था, लेकिन क्लासेस भी कर रही थी क्योंकि कितनी छुट्टियाँ कर सकती थी। तो आप लोग का भी नुकसान हो रहा था, साथ मेरा खुद का नुकसान हो रहा है कि मैं नहीं पढ़ पा रही थी।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। और बाकी की जो 2 क्लासेस और चल रही हैं उन्हें भी ज़रूर देखिए, ठीक है। सुबह 8 बजे, दोपहर को 1 बजे और शाम को 6 बजे, बस 3 क्लासेस दे रही हूँ। मैं बहुत जल्दी करंट की भी क्लासेस शुरू करने वाली हूँ। बस सोच रही हूँ कि कोई शेड्यूल खाली हो जाए, तो क्योंकि 3 क्लासेस ही दे पाऊँगी, 4 क्लासेस में फिर आप कैसे टाइम मैनेज करूँ समझ में नहीं आता मुझे। तो एक शेड्यूल कोई भी एक बुक जो है ना फटाफट ख़त्म कर लूँ तो वहाँ पे शेड्यूल खाली हो जाएगा। या फिर आप कहें तो मैं लाइव पे भी करा सकती हूँ, लेकिन लाइव का हमें समय जो है वो सेट करना होगा कि इतने बजे ही आपको करंट पे मैं, तो आप अगर चाहो तो मैं लाइव में आपको करा सकती हूँ। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं लाइव पे आपको करंट अफेयर्स करा सकती हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए। राधे कृष्णा।